तो नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है चैप्टर 2 में। दोस्तों हम जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम सभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था जिज्ञासा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। दोस्तों इस चैप्टर में मेन आपको समझाया गया है कि किसी चीज़ को देखकर हम कैसे लगा सकते हैं कि वह एक ही झुंड का है या अलग झुंड का है। जैसे मान के चलिए कोई हाथी है और कोई चींटी है, तो क्या उनमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, हम उनको कैसे अलग पहचानेंगे और हाथी को कैसे अलग, चींटी को कैसे अलग पहचानेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि दोस्तों आजकल जो सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के बेस पे ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ये बुक हम 6 से 10 तक करने वाले हैं एनसीईआरटी का। दोस्तों अगर आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं, ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको साइंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं इसकी आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं पढ़ने की तरफ। तो दोस्तों ये बुक थोड़ा सा कहानी की तरह आपको समझाया गया है। मैं भी चीज़ें वैसे ही समझाने की कोशिश करूँगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए बस आप ध्यान से सुनते रहिए मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। अगर आपके पास बुक है तो बुक भी लेकर बैठ सकते हैं, उससे आपको और आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो दोस्तों कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर, जिसको इंग्लिश में नेचर वॉक भी कहते हैं, को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। दोस्तों इसमें 2-3 आदमियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, वो आगे कहानी में आपको मिलेंगे। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। यह विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। मनी चाचा जो दोस्तों हैं वो क्या है, एक वरिष्ठ नागरिक थे और ये जो है ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं दोस्तों। ये किसी भी चीज़ की आवाज़ निकाल सकते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। दोस्तों यहाँ पे वर्ड जो विविधता है, इसका मतलब वही होता है कि क्या एक दूसरे जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं किस प्रकार से भिन्न हैं। दोस्तों वही है विविधता। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन, पानी की बोतल लेकर चलें। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधे और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान, यानी कि जिसको पार्क बोलते हैं हम लोग, में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधे एवं जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ, बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्ष की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार की पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों को भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, कलरव दोस्तों बहुत ही एक फेमस वर्ड है। ये कभी कभी हम लोग के रीजनिंग में भी पूछता है, जिसका मतलब होता है चहचहाट, चहचहाहट। सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। यह प्रकृति में विविधता एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पहले बताया गया मैंने कि जो मनीराम चाचा थे वो विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को नकल कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की चिड़ियों पक्षियों की आवाज़ निकाल सकते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं और उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों एवं शिक्षकों के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए।
दोस्तों यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आपको बुक से देख के कर लेना है, क्योंकि क्रियाकलाप तो अकेले नहीं हो सकता दोस्तों। अगर साथ में होते आप तो हम क्रियाकलाप कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों आपको कुछ मैं फिगर दिखाने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको घास का फिगर दिखाया गया है। ये सब दोस्तों फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इन्हीं सब से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये तुलसी का आपको पत्ता दिखाया गया है, यहाँ पे गुड़हल, जिसे हम लोग भोजपुरी में उड़हुल भी बोलते हैं, यहाँ पे गुड़हल का फूल भी दिखाया गया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे फिर से क्रियाकलाप 2.2 दिया गया है, इसे भी आप खुद से करें बच्चों के साथ। तो यहाँ पे अब हमको पढ़ना है पौधे और जंतुओं में समूह कैसे बनाएं। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें समूह बनाना सीखना है। आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों के समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। क्या उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, अगर हम कोई बुक हो या फिर कुछ सामान हो अपने बैग में, अगर उसे अव्यवस्थित तरीके से, यानी कि उसे जैसे तैसे रखें, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा। लेकिन उसी चीज़ को हम अगर व्यवस्थित तरीके से रखें तो बहुत ही कम स्पेस लेगा और हमारे बैग में या फिर बस्ते में बहुत ज़्यादा सामान आने लगेगा। तो वही इसीलिए हम ज़रूरी है हमारा कि हम कैसे उसको समूह बनाएं, कैसे उसको रखें व्यवस्थित तरीके से। आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने अनुभाग 1.2.1 में सीखा है। बिल्कुल दोस्तों, हमने सीखा हम उनकी समानताओं और विभिन्नताओं पर के आधार पर उनका समूह बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फिर से क्रियाकलाप 2.3 दिया गया है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ करिएगा या फिर इसे एक बार बुक से अपने पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी गई है। संभवतः आपने जंतु की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने बनाए हैं। जैसे कि मान के चलिए कि बड़े पैर वाले जानवर, छोटे पैर वाले जानवर, उड़ने वाले जानवर, बिना उड़ने वाले जानवर दोस्तों, या फिर अगर पौधों में लिया जाए तो जिनकी तनाएं पतली होती है, या फिर जिनकी पत्तियाँ छोटी होती है, या फिर जिनके दोस्तों फल होता है, या फिर दोस्तों जिनके फूल होते हैं, उन सभी को हमने व्यवस्थित समूह बनाया। वही बोल रहा है यहाँ पे, जैसे वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं, वे कैसे चलते हैं, ये सभी दोस्तों हमारे समूह बनाने का ही एक पार्ट है। समूह बनाने का क्या महत्व है, आइए समझते हैं। समूह बनाने से पौधे और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक समूह में सभी जानवरों को रखेंगे तो उनके बारे में अध्ययन करना और उनको समझना काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। ये दोस्तों हमारे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, हमारे आसपास की सामग्री। आइए दोस्तों अभी सीखते हैं कि पौधों के समूह को कैसे बनाएं। अभी तो हमने मोटा मोटी देखा था कि कैसे बनाते हैं कहानी की तरह, अभी हम समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है। आपने देखा कि पौधे में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में भिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां की आकृति, रंग, आकार, व्यवस्था में भी भिन्न होती है। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपविशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई, तने और प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर समूह बनाएं। दोस्तों क्रियाकलाप 2.4 में आपको समूह बनाने के लिए सिखाया गया है। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। ये दोस्तों यहाँ तालिका 2.3 में देख सकते हैं ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों का समूह बनाया गया है। समूह कैसे बनाया गया है, यहाँ पे देखिए तालिका की मदद से। पहले दोस्तों पौधे का नाम है, पौधे का नाम क्या है, आम। इसकी ऊंचाई को हम देख लेना है कैसा है, ऊंचाई के बड़ा है, छोटा है, मध्यम है, तो ऊंचाई ऊंचा है, ठीक है। तने की प्रकृति देख लेनी है, तने का जैसे रंग क्या है, तो रंग भूरा है। कठोर क्या है प्रकृति तने की, तो कठोर है। तने की एक और प्रकृति है कि मोटा है या पतला है, तो मोटा है। शाखाओं का प्रकटन क्या है, भूमि के निकट है या फिर नहीं है, तो कुछ नहीं। तने की ऊंचाई है तो है,
पादप समूह का नाम वृक्ष हो गया। वृक्ष में दोस्तों क्या क्या आपका आ जाएगा, और भी आ सकता है, जैसे शीशम हो गया, या फिर आपका जामुन हो गया, या फिर दोस्तों आम हो गया, या फिर दोस्तों आपका बहुत सारे दोस्तों अमरूद हो गए। उनको सभी के आधार पर, तने के आधार पर, तने की प्रकृति के आधार पर, शाखाओं के प्रकार के आधार पर उनके मतलब उनको समूह बनाया जा सकता है। अब आइए दूसरे में दिखाया गया आपको गुलाब। गुलाब की ऊंचाई दोस्तों कैसा है, छोटा है, मध्यम, ऊंचा है। तो गुलाब की तो जो तने की हाइट होती है वो मध्यम ही होती है। तने की प्रकृति कैसे होती है, तो रंग उसका भूरा होता है तने का। ये सब आपको दोस्तों देखने से ही प्रैक्टिकल पता चलेगा। आप एक बार कभी बगीचे में जाके देख लीजिएगा। कठोर है या कोमल है तने की प्रकृति, तो इसका भी तना कठोर ही है। तने की दोस्तों प्रकृति मोटा है या पतला है, तो इसका तना पतला है। हमने देखा था आम का तना मोटा था। यहाँ पे भूमि के निकट है, जी हाँ दोस्तों, ये भूमि के निकट होता है। तने में ऊंचाई होती है, नहीं होती है। पादप समूह का नाम ये झाड़ी हो गया। टमाटर का दोस्तों पौधा देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई, हाइट कम होता है। कलर कैसा होता है इसके तने का, हरा होता है। प्रकृति कैसी, कठोर कोमल होती है। मोटा या पतला, तो पतला होता है। क्या शाखाओं का प्रकटन भूमि के निकट है, हाँ भूमि के निकट होता है। ये पादप समूह शाक में आ जाएंगे दोस्तों। आपको शाक, झाड़ियों और वृक्षों के बीच में क्या अंतर दिखाई दिया? तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधे के समूह शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? दोस्तों हमने ऊपर देखा कैसे हमें अलग अलग करना है शाक, झाड़ी और वृक्ष। यहाँ पे आपको एक वृक्ष का फोटो दिखाया गया है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं तना इसका मोटा है, जमीन से हाइट पे है, इसका तने का कलर भूरा है, इसके तने की जो प्रकृति है वो कठोर है, इसका हाइट बहुत बड़ा है। तो ये क्या हो गया, वृक्ष हो गया। यहाँ पे दोस्तों झाड़ी का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। झाड़ी में आपको क्या दिखाया गया है, तने की प्रकृति क्या है, कोमल है, छोटी है, और इसकी जो हाइट है वो भी छोटी है। तो ये क्या हो गया आपका झाड़ी। शाक में दोस्तों आपको जैसा दिखाया गया यहाँ पे सेम डिफरेंस आपको तालिका से मिला लेनी है, मिलता है या फिर नहीं। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्रायः इसी प्रकार के पौधे में अनेक भूरे रंग के काष्ठीय, काष्ठ दोस्तों बोलते हैं लकड़ी को, ठीक है, लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधे को झाड़ी कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से झाड़ी को समझते हैं। झाड़ी किसे हम बोलेंगे? कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्रायः इस प्रकार के पौधे अनेक भूरे रंग के लकड़ी जैसे तने होते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे तना जो है वो भूरा रंग का ही है, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। भूमि के निकट से ही एक तना, जैसे वृक्ष में क्या होगा, एक निकलेगा, लेकिन झाड़ी में क्या होगा, बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है। भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, तना कठोर भी होगा लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। दोस्तों गुण लगभग मिलते जुलते हैं वृक्ष से, लेकिन क्या है कि वो वृक्ष नहीं है। ऐसे पौधों को क्या बोलेंगे हम लोग, झाड़ी। अगर वृक्ष होता तो दोस्तों वो जाहिर सी बात है वो ऊंचा होता, उसका जो है तना मोटा होता है, लेकिन इसका तना पतला होता है। भले ही कठोर होता है, भूरा होता है, वो वृक्ष में भी होता है, लेकिन यहाँ पे छोटे हैं इसलिए इनको झाड़ी कहेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे दोस्तों दिया गया है गुलाब का पौधा। कुछ पौधों के आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं, इन्हें शाक कहते हैं। दोस्तों कुछ पौधे जो हैं बहुत ही आकार में छोटे होंगे और उनके तने कोमल होंगे, ठीक है, और हरे होते हैं। तने जो है हरे होते हैं। झाड़ी के कैसे होते हैं, भूरे होते हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, शाक कहेंगे। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा, जैसा कि आपने ऊपर देखा। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता कहते हैं, यानी क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और उनको विसर्पी लता यानी क्रीपर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई अगर आपसे पूछ दे आरोही लता और विसर्पी लता में अंतर क्या है, तो आप क्या बताइएगा? आरोही लता को दोस्तों क्या होता है कि किसी सहारे की आवश्यकता होती है जिससे वो चढ़ सके, लेकिन जो विसर्पी लता है वो भूमि पर ही क्या होता है दोस्तों, वो फैलता रहता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आरोही लता और विसर्पी लता में क्या अंतर है, ऐसी कौन सी विशेषता हो सकती है जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं, आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। दोस्तों क्रियाकलाप में आपको यहाँ पे 3 दिखाए गए हैं। एक जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती को, ये गुड़हल की पत्ती आपका हो गया। ये दोस्तों समांतर सिरा वाली विन्यास युक्त केले की पत्ती। ये दोस्तों देखिए इस पे कैसे है, ये ऐसे ऐसे है, इस पे जो सिरा है ये ऐसे है, लेकिन इस पे दोस्तों क्या है, सिरा ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये भी एक विभिन्नता का ही पहचान है। समानांतर सिरा वाली विन्यास युक्त घास की पत्ती, इस पे देखिए दोस्तों सिरा कैसे ऐसे सीधा सीधा, ये बीच में देख रहे हैं आप, सीधा सीधा है।
इससे दोस्तों हमको देखना है विभिन्नता, ठीक है। अब हमने पहले ही आपको बता दिया कि सिराएं क्या है, लेकिन यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं, ठीक है, देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को ही सिरा कहते हैं। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहते हैं। और आपको चित्र इतना और इतना में दिखाई गई पत्तियों की सिराओं में क्या अंतर दिखाई देता है? अंतर दोस्तों साफ दिखाई दिया। दोस्तों एक में जालिका रूपी सिरा विन्यास है, एक में समानांतर सिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती है, और एक में समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती है। दोस्तों ये सब जो इस पे सिराएं बनी हुई हैं दोस्तों, इसी से हमको विभिन्नता का पता चलता है। अब कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा, दोनों ओर सिराओं के जाल सा पैटर्न देख सकते हैं, जिनको जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। यही दोस्तों ऐसे है जो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्ती इस सिरा विन्यास को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में सिराएं समानांतर चलती है, जो है दोस्तों ऐसे केले की पत्ती पे ऐसे ऐसे जो लाइन खींची हुई है, ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, समानांतर, ठीक है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्ती समानांतर सिरा विन्यास, ठीक है। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले सिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या सभी पौधे की जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? इनसे भी दोस्तों हम पौधों को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे क्रियाकलाप 2.6 दिया गया है, आप देख सकते हैं करके क्रियाकलाप भी। फिलहाल हम यहाँ पे आगे आते हैं, और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है आपको सरसों का पौधा। सरसों के पौधों में मूसला जड़ तंत्र है। मूसला जड़ तंत्र कहने का मतलब आप इस फिगर को देखिए और समझिए मूसला जड़ तंत्र क्या है। और सामान्य जो घास के पौधे में होते हैं वो झकड़ा यानी रेशेदार बहुत सारे पतले पतले कोमल कोमल जड़ होते हैं। इसमें क्या है, मूसला तगड़ा जड़ है, ठीक है, मूसला जड़। और आपको ये देख के पता चल जाएगा दोस्तों। अब क्रियाकलाप 2.7 में आपको दिया गया है, आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। यहाँ पे दोस्तों एक आपको तालिका दी गई है, इसमें आपको पौधे का नाम दिया गया है लेमन घास। लेमन घास होता है, इसकी पत्तियों पर सिरा विन्यास किस प्रकार का है, तो समानांतर है। इसके जड़ कैसे हैं, तो झकड़ा या रेशेदार हैं। इससे आपको मिल गया। यहाँ पे आपको और ऐसे अपने आसपास खोजने हैं पत्तियाँ के आधार पर, और जड़ उनकी कैसे है, और इन तालिकाओं को भरना है। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों एवं सिरा विन्यास को जड़ों के प्रकार के मध्य में कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार पौधों में मूसला जड़ों और पत्तियों के जालिका रूपी सिरा विन्यास होते हैं। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले अन्य पौधों भी मूसला जड़ होती है। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिनमें समानांतर सिरा विन्यास होता है या उनका भी जड़ें झकड़ी होती है? दोस्तों यानी ये आपको मिक्स करने को बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि क्या कोई पत्ती जो है जिसकी समानांतर सिरा विन्यास है, लेकिन क्या जड़ें उनकी मूसला है, क्या जड़ें उनकी रेशेदार हैं, वो सभी आपको देखने को बोल रहा है। तो आप देख के और उस तालिका में फिल करिएगा अपनी जानकारी। चने के पौधों का मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास एक और उदाहरण है। गेहूं का पौधा झकड़ा और पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास का उदाहरण है। यहाँ पे उदाहरण भी दोस्तों दिया गया है कि आपको कौन कौन से मिलेंगे। क्या किसी पौधे के बीज जड़ के प्रकार पत्ती के सिरा विन्यास पर परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे हैं? अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आपको बीज के मतलब आधार पर विविधता ढूंढने को बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रियाकलाप करके तुलना करना है। जैसे द्विबीजपत्री बीज चना, ठीक है, ये एक बीजपत्री बीज मक्का। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री है और कौन सा द्विबीजपत्री है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पे 2 बीज दिख रहे हैं तो ये द्विबीजपत्री है। यहाँ पे 1 बीज दिख रहा है मक्के का, तो ये एक बीजपत्री है, ठीक है दोस्तों। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोस्तों आपको पहचानने आना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज के आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होता है। दोस्तों आपने चना देखा होगा, चना के आप अगर छिलके को उतारेंगे तो उसमें 2 आपको मिलेंगे बीज। प्रत्येक भाग को बीजपत्र यानी कार्डिलीडन कहते हैं। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री, ठीक है, कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है, ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के सिरा विन्यास के जड़ों के प्रकार और बीजों में बीजपत्रों की परस्पर संख्या के संबंध देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधे में
जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है। दोस्तों ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, यानी कि एक पत्ती हो गया, पत्ती में दोस्तों कैसा रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक बीजपत्री में समानांतर शिराविन्यास, यानी कि दोस्तों ये आपका पत्ती हो गया, ठीक है, इसमें समानांतर आपका शिराविन्यास रहेगा। और जकड़ा जड़ तंत्र होता है, जड़ तंत्र वही वाला ऐसे छोटा छोटा रेशा जैसा। और मूसला जड़ हो गया बहुत मतलब कम और मजबूत, ठीक है। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं को समूह बनाने के विषय में समझते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको जो मैंने पढ़ाई है अभी, ये पौधों को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं, विविधताएं खोज सकते हैं, ठीक है। अभी आपको अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा कि जंतुओं में समानताएं और विविधताएं हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यहीं तक रहने देते हैं पार्ट 1 को, क्योंकि पार्ट 2 में आपको जंतुओं के बारे में हम समझाएंगे। पार्ट 1 आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और हमें अभी क्या क्या सुधार करने चाहिए, और आपको ये वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो के। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।